नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और मिशन 27 अक्टूबर 2024 को ध्यान में रखते हुए सभी जद्दोजहद कर रहे होंगे। सुबह लाइब्रेरी जाना, शाम को दोपहर में, और जो लाइब्रेरी वाले नहीं हैं वो अपने रूम में बंद होके 24 घंटा ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो इसी कड़ी में मैं भी आपके साथ हूँ। सीख रही हूँ, सिखाने की छोटी सी कोशिश भी है। और हम इसमें एनवायरनमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने एक लेक्चर डाला था, उसी कड़ी में मैं आज के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आपको वो सीरीज़ पसंद आई हो तो आप इसे कंटिन्यू करें, और ये देख रहे हैं तो उससे पहले उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमने कल देखा था एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण को जाना था। पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण से आशय ये है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक एवं अजैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि एनवायरनमेंट में किससे एनवायरनमेंट बनता है, जैविक घटक, अजैविक घटकों से एनवायरनमेंट बनता है ना। कौन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, तो जैविक है, अजैविक है, सांस्कृतिक है, ये सब है। फिर हमने देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है, और ये क्या कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कहाँ से आया था और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है, और इससे आने तो हमने देखा था सबसे पहले ये है क्या। सबसे पहले जो बात की जाती है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये है क्या। तभी तो हम किसी चीज़ को जान पाएंगे, जब हमें पता होगा कि एक्चुअल में ये क्या है। तो हमने देखा था कि हम अपनी ज़रूरतें जो पूरी करते हैं, जो ज़रूरतें हम आज अपनी पूरी कर रहे हैं, जद्दोजहद लगी हुई है प्राकृतिक संसाधनों की। अगर हम बात करें तो पेड़ों को काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि मकान बनाने, खेत जंगलों को साफ कर रहे हैं, फ्लैट बनाने, इंडस्ट्री बनानी है, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसका लॉस भी तो आने वाली अगर यही आप ही सोचिए, अगर ये प्रक्रिया हमेशा वैसे ही चलती रही तो एक ना एक दिन तो एंड होना है, और उसके बाद होगा क्या, जो हमारी आने वाली पीढ़ी, हम उसे क्या दे पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर ये धारणीय विकास यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। क्योंकि अगर ऐसे विकास हुआ तो सस्टेन तो नहीं रह पाएगा, तब ये सतत वर्ड आया था, सतत, कि सस्टेन कैसे रह पाएगा। तब ये 1987 में WCED ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसे बोला जाता है आवर कॉमन फ्यूचर। जिसे क्या बोला जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें आवर कॉमन फ्यूचर में ये बात सामने आई थी कि जिसे जो 1987 में रिपोर्ट निकाली थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। फिर 1992 में वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पर सभी देशों ने मिलकर एक अर्थ समिट का आयोजन किया था। राइट, अर्थ समिट में ये बात सामने आई थी और ये बोला था कि जो मैंने अभी बताया कि हम सभी मिलके, सभी अपने अपने लेवल पे ये शपथ लेते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम एक लिमिट बनाएंगे, कि हम इतने पर्टिकुलर ईयर तक एक टारगेट रखेंगे कि हमें इतना ही विकास करना है, और अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाने। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट में आया था। राइट, 1987 में हमने क्या पढ़ा? 1987 में सबसे पहले आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट निकाली थी जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। फिर 1992 में अर्थ सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर रियो घोषणा जो हुई थी इसके नाम से। फिर इसी के इसके 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहाँ पे ये सतत विकास का पहली बार शब्द आया था। 2002 के जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पहली बार सतत विकास वर्ड यूज़ किया गया था। राइट, फिर हमने देखा कि
हमने देखा कि 2002 में ये सब हो गया था, फिर ये सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया। इससे रिलेटेड, सतत विकास से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे वो हमने कल के लेक्चर में देख लिए थे। ये सब क्वेश्चंस इससे बनते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कल के लेक्चर में जाइए, आपको ये सारे क्वेश्चन्स मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी PCS हो, RO हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एक ही होता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है ना। हर साल पैटर्न नए नए क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि अगर हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सबसे ये है क्या, कब इसका फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था, कब कौन सी ईयर में लागू किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, ये पूछ ले ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो यही सारे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप पिछले लेक्चर में जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। वही ईयर योर सबमिट 92 में, द लिमिट टू ग्रोथ 72 में, सॉरी मैंने 1982 बोल दिया था। ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में, द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, रियो अर्थ समिट 92 में, राइट। फिर हमने देखा था ये है क्या, ये सब हमने इस पे बात कर ली थी लास्ट ईयर में। लास्ट जो लेक्चर है आप उसमें इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पे सतत विकास के बारे में जो क्वेश्चंस बनते थे, और आगे पता है आप 2023 का यूपी PCS का पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सतत विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे 4 से 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे, तो जो कि अपने आप में मायने रखते हैं और है बहुत छोटा सा सेक्शन। तो इससे आपको कवर करना बहुत आसान है। और अक्सर ये मैं लेक्चर इसलिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ना इन्वायरमेंट को बहुत हल्के में छोड़ देते हैं। लास्ट ईयर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को मिला के लगभग आप यकीन नहीं मानोगे 36 से 40 क्वेश्चंस आए थे। 40 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को आप कंटिन्यू देखोगे, सुनोगे ना, उसी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स बना लेना केवल डेटा और फैक्ट्स का, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, यानी कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें जो कार्बन का चक्र है और जो जल चक्र है, वाटर साइकिल, वो कैसे बनती है, इसको जानेंगे हम, राइट। चलिए देखते हैं। पर्यावरण विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है, ये हमने पहले जान ही लिया। पृथ्वी के कार्बन चक्र, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन चक्र की, फिर हम बात करेंगे जल चक्र की। तो पृथ्वी का जो कार्बन चक्र है, इसमें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती है। जो कार्बन साइकिल होती है वो कैसे, इसमें क्या क्या होता है, जो वातावरण में जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि पेड़ के पत्ते जो है टूट कर वो एक बार मतलब डिकम्पोज होते हैं, वन डे। थोड़ा डिकम्पोज का मतलब होता है पत्ती पेड़ के, ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ से पत्ती गिरने के बाद उस मिट्टी में मिली, मिट्टी में एक ही दिन में तो मिल नहीं जाएगी। जो मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया, जितने दिन लगेंगे उसे अपघटन की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को अपघटन बोलते हैं, डिकम्पोज बोलते हैं। और इसमें जो दिन लगेंगे, डे 1 में थोड़ा कम उसका लॉस होगा, डे 2 में ज़्यादा होगा, 3 में ज़्यादा, एकदम 4, 5, 6 आफ्टर 10 डेज 12 डेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है ना। तो यही होता है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, राइट। फिर है जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, लाइक हम क्या हैं, जीवी हैं, जंतु जानवर, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो उससे CO2 निकली, कार्बन निकला ना, श्वसन प्रक्रिया। वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं ना, तो वहाँ से कार्बन निकलता है। जीवाश्म ईंधन जब दहन होता है, जैसे फैक्ट्रियाँ, चिमनियाँ, ईंट के भट्टे, यहाँ ये जब प्रोसेस होता है इसका मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ से CO2 निकलता है। इससे ये सब CO2 क्या होता है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ये CO2 को कौन ऑब्जर्व करता है, पौधे, ठीक है। किसकी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बना रखता है। कैसे, यही होता है कार्बन साइकिल, यही क्या होता है, कार्बन साइकिल। अब हम इसे एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या, वायुमंडल में क्या है, CO2,
इसको हम इस मैप से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम कर देते हैं लॉक, अब ये पिक्चर लेगी नहीं। राइट, तो वायुमंडल में CO2 ये आई कहाँ से और गई कहाँ? ठीक है, CO2 आई कहाँ से? जो कार्बनिक यौगिक हैं, जीव जंतु हैं, ये अकार्बनिक कार्बोनेट, सल्फी, पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर, कार्बोनेट पानी में। ठीक है, श्वसन तथा विघटन के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का जब श्वसन की क्रिया होगी, विघटन की क्रिया होगी, तो यहाँ से क्या होगा? CO2 वातावरण में जाएगा, CO2 वातावरण में जाएगा। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक है जंतु, और ये जो CO2 है वो जो प्लांट्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो ले लेते हैं और CO2 ग्रहण कर CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ से ये CO2 निकली और यहाँ ये मिल गई, तो ये कार्बन साइकिल चलती रहती है ना? कार्बन साइकिल क्या चाहिए? डे बाई डे ऐसे ही चलती रहती है। राइट, समझ में आ गया होगा सबको कि प्रकृति में जो कार्बन चक्र है वो कैसे चलता है। राइट, यहाँ तक सब आप आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरा में। राइट, और दूसरी तरफ जल चक्र में सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में क्या होता है? सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फ इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम इस मैप से हम वाटर साइकिल को भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल ये है, ये एक्चुअली पहले हम इसे थोड़ा देखते फिर मैं इसे समझाती हूँ। राइट, जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे क्या करते हैं? जल का एब्जॉर्बेशन करते हैं। पौधे, प्लांट्स हम लगाते हैं और उन मिट्टी में जब वो जल देते हैं तो वो अपनी उनकी रूट्स जो होती हैं पौधे में मिट्टी की, वो रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। सही बात है, सॉरी। इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है। राइट, तो वाटर साइकिल को हमने देखा, वाटर साइकिल कैसे होती है। जैसे कि ये पर्वत है। राइट, वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं हम। ये क्या है? पर्वत, ये पर्वत है और यहाँ से संघनित, ये क्या है? संघनित जल है। तो पर्वत, ये नदी है। नदी किस में मिलती है? समुद्र में। और सूर्य क्या करता है? सूर्य इवेपोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस जल को वाष्प में परिवर्तित करता है। और ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जो जल, ये यहाँ से समुद्री पानी जब वाष्प में परिवर्तित होकर बादल बन जाते हैं, और बादल जो है जब ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो कम टेम्परेचर के कारण क्या होता है? संघनित कंडेंसेशन होता है जल, और यही जल जब नीचे आता है संघनित जल, तो ओलो या वर्षा के रूप में फिर से ये नदी में मिल जाता है। तो यही होता है। राइट, यही क्या होता है। और जब कुछ जल क्या होता है, वो भूमि के अंदर जाता है तो भूजल बन जाता है, जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही वाटर साइकिल चल रही है। राइट, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम आप आंसर करेंगे गाइस। इसका आंसर्स कौन देगा? चलो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, और आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अपना फीडबैक मुझे देना। ठीक है, कि और मैं इसमें और क्या करूं, या फिर केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन आंसर करूं, प्रीवियस ईयर PYQ करूं। राइट, क्वेश्चन से ही आपको समझाऊं, या फिर क्वेश्चंस, मुझे लगता है ना किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए PYQ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता हम क्वेश्चन स्किप कर दें। और कॉन्सेप्ट मैं इसलिए करा रही हूँ, केवल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको शायद उतना समझना ही आएगा, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको 2 से 3 बार समझना पड़े। लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ, फिर क्वेश्चंस कराती हूँ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपको समझने में आसानी होगी, और क्या होगा। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है,
निम्नलिखित पर विकास किस किस पे विचार करना है, चलो हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, श्वसन जो हम सांस लेते हैं। तीसरा बात करता है जैव पदार्थों का अपक्षय, ठीक है जी, यानी कि जो भी मैंने अभी बताया कि पेड़ की पत्ती गिरी और डिकम्पोज हो गई, जो क्रियाएं कार्बनिक यौगिक हैं। और चौथा है ज्वालामुखी क्रिया। क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त में से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में, किसकी बात हो रही है गाइस, बात हो रही है कार्बन चक्र की दोस्तों, बात हो रही है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में कौन सी जो क्रियाएं वो CO2 को जोड़ती हैं, ठीक है, वो कौन सी क्रिया हैं जो CO2 को जोड़ती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसमें होता क्या है, एक बार बता दूं मैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये कह रहा है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, CO2 जुड़ती है। तो वॉल्केनो इरेप्शन हमें पता है CO2 निकलती है। वॉल्केनो जो इरेप्शन होता है इसमें CO2 निकलती है। जैव पदार्थों के अपक्षय हमने पढ़ा, CO2 निकलती है। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, इसमें CO2 निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, CO2 को तो ऑब्जर्व करते हैं और पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो कार्बन चक्र है उसमें CO2 किसके द्वारा जुड़ी, 2 के, 3 के, 4 के। श्वसन के द्वारा जुड़ी, जैव पदार्थों के अपक्षय के द्वारा जुड़ी, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जुड़ी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो भाई साहब हम CO2 तो ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। क्या CO2 जुड़ी, नहीं जुड़ी, CO2 बिल्कुल नहीं जुड़ी। तो इसका आंसर आप केयरफुली पढ़ें। और अच्छा आप मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन कराती तो बिना कॉन्सेप्ट के क्या ये आप कर पाते, नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अगर अभी आपने यहाँ से वीडियो देखी ना, स्टार्ट किया है, तो आप शुरू से देखना। मैं आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट में समझा चुकी हूँ कि कार्बन जो साइकिल होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन साइकिल में ऑक्सीजन ऐड होती है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, CO2 एब्जॉर्ब हो रही है। तो इन 3 के द्वारा होती है। इसका मतलब एक तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, और इसमें 2 और 3 तो होंगे, लेकिन 4 भी तो है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, C हुआ। आया समझ में, एक बार थंब करिए, आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IAS के पेपर 2014 में आ चुका है। और तो और ये कहते हैं ना IAS के पेपर में रिपीट नहीं होते, 2011 में आ चुका है। और मुझे पूरी संभावना है, क्योंकि आजकल PCS IAS वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड है उसको फॉलो भी कर रहा है, तो मुझे संभावना है कि ये UP PCS या कोई भी PCS हो, क्योंकि BPSC की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, MPPSC की भी, तो कोई भी RPSC की भी, तो कोई भी PCS हो, ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में यहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं, आप एक क्वेश्चन पढ़ना, बहुत ही काम होके ही आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से CO2 वायुमंडल में पहुंचती है। राइट। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CO2 ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित या जोड़ते हैं। राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 और 3, 4। प्लीज़ इसको अगर पे क्वेश्चन आए तो प्लीज़ इसको अटैम्प्ट करना और सही अटैम्प्ट करना, जिससे मुझे भी अच्छा फील हो, ठीक है। और आपको तो होना ही होना है, आपका एक क्वेश्चन जो बढ़ने वाला है। राइट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है। पढ़िए, आप पढ़िए मुझसे पहले, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के
अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी की कार्बन चक्र में, राइट, क्या कह रहा है, कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता। प्रश्न वही है 2014 में पूछा, UPPCS ने फिर से पूछ लिया इसे 2012 में। ये कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है। प्रश्न को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, प्रश्न को बहुत केयरफुली। CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता, यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती। चलिए अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही है, राइट, हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही है, हम 2 मिनट में इसका आंसर दे देंगे। हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, आप बताइए मुझे, हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं। श्वसन की क्रिया में हम श्वसन की क्रिया में आप सबको पता है कि हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं। हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 तो निकालते हैं। और ये कह रहा है कि कार्बन साइकिल में, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कार्बन साइकिल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती। तो हमने इस प्रोसेस में क्या देखा, हमने इस प्रोसेस में देखा कि हम श्वसन की क्रिया में CO2 को तो छोड़ते हैं, बढ़ाते हैं CO2 की। हमने इसमें देखा कि हम CO2 को तो, एक सेकेंड गाइस, तो हमने इस प्रोसेस में देखा, क्या देखा कि श्वसन जब हम लेते हैं तो हमें सबको पता है कि हम CO2 को निकालते हैं और क्या, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सी कार्बन साइकिल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाती, तो श्वसन तो बढ़ा रही है क्योंकि हम CO2 निकाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या जैविक पदार्थों के डीके जो हो रहा है इसमें CO2 की मात्रा निकल रही है। चलो हम देखते हैं निकल रही है कि नहीं। तो CO2 की मात्रा में क्या होता है, CO2 की मात्रा में क्या होता है, जब जैविक पदार्थों का कम CO2 तो क्या होता है, वातावरण में मिलता है, ठीक है। और जैविक पदार्थों का क्षय होता है तो क्या होता है, CO2 तो वातावरण में मिल जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, हम पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब CO2 नहीं बढ़ रही, तो इसका राइट आंसर होगा B, ठीक है, क्योंकि CO2 इससे भी निकल रही है, वॉल्केनो इरप्शन से भी CO2 निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया से भी CO2 निकल रही है ना। हमने जब पहला एक ही कॉन्सेप्ट है, वाटर कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऐड हो रही है, ज्वालामुखी क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैविक पदार्थों के क्षय से भी निकलती है, श्वसन से भी निकलती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 नहीं निकलती। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, अब आप बताइए, आप तुरंत बता दोगे, आपके दिमाग में ना ये क्वेश्चन बहुत फिट होने वाले हैं और हिट भी होने वाले हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हम बहुत खुशी खुशी इसका आंसर दे देंगे कि अरे वाह, हमें तो याद है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। मैं खुश हूँ, आप खुश हो, और इसी खुशी के साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, राइट। हमें वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, किसमें सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा है, ठीक है। तो वाटर साइकिल में सोलर रेडिएशन की भूमिका हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो हमने देखा था वो कार्बन साइकिल में तो CO2 की है, और कार्बन साइकिल जब मैंने पढ़ाया आपने देखा सोलर रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण। तो नहीं, हाइड्रोजन चक्र में नहीं, नाइट्रोजन में नहीं, तो किस में होगी सोलर रेडिएशन की इंपॉर्टेंट भूमिका, आप बताइए। जल चक्र में होगी। कैसे क्योंकि हमने क्या देखा था जल चक्र में, जल चक्र क्या है, हमने जल चक्र में फ्रेंड्स यही तो देखा था कि क्या होता है, नदियाँ, तालाब और ये सब समुद्र में जाके मिल रहे हैं। समुद्र है, समुद्र की जो इवॉपरेशन, वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होगी, जब सोलर रेडिएशन होगी, क्योंकि सन क्या करता है, अपनी हीट से पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये जो आ रही है रेडिएशन, इसी को तो बोलते हैं सोलर रेडिएशन।
इसी को क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। और जब ये सोलर रेडिएशन पड़ रही है समुद्र पे तो क्या होता है, पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनते हैं और वो बरसते हैं। तो सोलर रेडिएशन की इंपॉर्टेंट भूमिका किस में है, जल चक्र में, राइट। आंसर क्या होगा इसका, जल चक्र, ठीक है। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। जल चक्र में सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सोलर रेडिएशन जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण के द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। और जल चक्र और क्या होता है, जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा, कि वर्षा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, होगी भी कि नहीं होगी, तो हवा के दबाव पर करती है, जल चक्र पर करती है, वायुमंडल में जो नमी है उस पर वर्षा की मात्रा करती है, निर्भर करती है, या तापक्रम पे। आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये क्वेश्चन देखो, सोलर, ये जल चक्र वाला क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन वाला, ये भी यूपी में लोअर सब जो यूपी में लोअर पीसीएस जो होता है उसमें पूछा गया था 2004 में। यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया। और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फिर ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछ लिया गया। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है यदि वायुमंडल में क्या होगी, वायुमंडल में क्या होगी, नमी होगी। वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में होगी नमी। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में, आर्द्रता ही नहीं होगी तो वर्षा कहाँ से होगी। तो वायुमंडल में वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वायुमंडल में नमी जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कई प्रतिरोपित पौधे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। AIS के पेपर में 2013 में पूछा गया था, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, राइट। इसका आंसर होगा सी। मैंने ये क्वेश्चन जो है जब वाटर साइकिल की बात हो रही थी तो मैंने बताया था, है ना, नहीं सॉरी वाटर साइकिल नहीं, कार्बन साइकिल की बात हो रही थी तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन, राइट। चलिए हम देखते हैं कि क्या पढ़ा था हमने इसमें, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं कि पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। आगे समझ में क्यों प्रतिरोपित, ऐसे आई थिंक पीसीएस तो नहीं पूछता है, फिर भी कॉन्सेप्ट पता है, पूछे तो पूछ ले। हम तो भाई गेन की स्थिति में होंगे, औरों से एक नंबर हमारा एक क्वेश्चन ज़्यादा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स 1 या 2 क्वेश्चन से बॉर्डर पे रह रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिट वाली बात होनी ही होनी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बहुत ही प्यारा सा एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम क्या देखें, एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल हमें पता है किससे बिना है, तत्व यौगिक मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वायुमंडल को किन किन के तत्व मिश्रण किस किस का होगा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, मतलब लिटरली यहाँ से क्वेश्चन आता है, सच में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। पता है कैसे बनता है, अभी आपको मैं दिखा दूँगी कैसे बनता है। मतलब साक्ष्य तो है ही, ऑब्वियस है, प्रूफ के साथ चल रही हूँ, क्वेश्चन दिखा रही हूँ। कॉन्सेप्ट कराने के बाद कि मैं पता है कॉन्सेप्ट कराने के बाद क्वेश्चन इसलिए भी करा रही हूँ जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि जो पढ़ा रही हूँ वो सही वे में है, सही है और क्वालिटी के साथ है या नहीं है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम सही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते तो देखो सब हैं, सभी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो कम पढ़े या पढ़े नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, है ना। हम पेपर के या हमारा जो एम है, जो गोल है, उसको हम बहुत ही उसके करीब हैं। इसको जानने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कितनी है, अवरोही क्रम में लगाइए आरोही क्रम में लगाइए। और अगर आपने ये टेबल पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अवरोही और आरोही क्रम में सेट करना। सबसे पहले देखो कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है 78.8%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है एटमॉस्फेयर में, तो वो है नाइट्रोजन की मात्रा 78.8%। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95 यानी कि लगभग 21%। सबसे ज़्यादा वातावरण में नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे CO2 नहीं, CO2 तो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आर्गन है। CO2 नहीं लगाना। आरोही क्रम में पूछे घटते हुए में या फिर अवरोही क्रम में पूछे बढ़ते हुए, वातावरण में अवरोही क्रम में निम्नलिखित गैसों की मात्रा, तो आप 1 लगा दोगे नाइट्रोजन, 2 लगा दोगे ऑक्सीजन, लेकिन थर्ड पहुंचोगे CO2 पे जंप नहीं करना, राइट। ध्यान रखनी है CO2 नहीं। तीसरे नंबर पे आर्गन है, आर्गन की मात्रा जो है, ऑर्गन की मात्रा कितनी, 0.93%, 0.93%। और चौथे नंबर पे फिर CO2। आपको मेजर ये 4 मेजरली आपको इन 4 गैसों की, और कंफ्यूज करता है आर्गन डाल देता है ना। तो आर्गन को हमें ध्यान रखना है, आर्गन जो है तीसरे नंबर पे, आर्गन चौथे पे नहीं है। तो CO2 जो है वातावरण में CO2 कितनी है, CO2 है वातावरण 0.036%। उसके बाद नियॉन है, फिर हीलियम है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर जिनॉन है, राइट। तो वातावरण में जो है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि तीसरे नंबर पे आर्गन है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि तीसरे नंबर पे क्या है, आर्गन है, आर्गन। तो अब आपको याद रहेगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन दे दे, कि वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 20 लगभग 21%, तीसरे पे आर्गन है, चौथे पे CO2, उसके बाद नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, जिनॉन। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को, अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए। बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप सब बता दोगे वायुमंडल, या वायुमंडल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, जो भी है, गैसों का जो समूह है पृथ्वी के चारों ओर, उसको वायुमंडल कहते हैं, राइट। फिर वायु क्या है? वायु क्या है? एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है, राइट। वायु क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में, नोबल जो गैसेस हैं, इनमें कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबेल गैस बोलते हैं नियॉन, हीलियम, ऑर्गन, रेडियन, इनको नोबेल गैस बोलते हैं। किस किस को? हीलियम, ऑर्गन, रेडियन, नियॉन। तो हमने देखा आर्गन है वातावरण में, हीलियम है, नियॉन भी है, नियॉन हमने देखा था, पर जो रेडॉन है ये वातावरण में नहीं पाई जाती। रेडॉन कैसी है? रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है ना, रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है रेडॉन। तो रेडॉन वातावरण में नहीं पाई जाती। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS प्री 2005 में। वायु क्या है? मिश्रण है। नोबेल गैस कौन कौन सी होती है ये भी पूछ सकता है, तो आर्गन, नियॉन, रेडियन, रेडॉन, हीलियम, ये नोबेल गैस होती हैं। कौन सी एटमॉस्फेयर में नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। या फिर प्रश्न आगे ऐसे पूछ सकता है कि ये जो रेडॉन नोबेल गैस है ये वातावरण में क्यों नहीं पाई जाती? जब हमें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं पाई जाती अब हमारे लिए आसान है। अगर हम सीधे सीधे प्रश्नों को रटते है ना, एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं फिर से मार खा जाएंगे, हर बार जो फेल होते जा रहे हैं उसमें। लेकिन हम अब रीज़न के साथ पढ़ें, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, इसलिए वातावरण में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? लगभग 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन है वातावरण में सबसे ज़्यादा। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो है ना बहुत प्यारे, इसलिए मैंने बोला था ये प्रश्न जो हैं पांचों बहुत प्यारे प्यारे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, नेक्स्ट में, अरे वाह, चलिए इनको भी कर लेते हैं।
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो किसकी है? नाइट्रोजन की है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था तो टाइम नहीं देंगे यहाँ पे। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? बताइए आप, किस गैस की कमी हो जाएगी? क्योंकि इन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। जब यही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी और फिर हम भी नहीं रहेंगे। अब आ गया समझ में कि पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं, है ना? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया ना, पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं। कार्बन साइकिल पढ़ ली ना, क्यों ज़रूरी है। कार्बन साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही प्रोसेस है ना, है कि नहीं? आप ही बताइए। आप इस पर ध्यान और गौर करना इस प्रश्न पर कि अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। और आप सभी जानते हैं जब कोविड की सिचुएशन हुई थी इंडिया में तो फिर ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ा था, ऑक्सीजन अवेल नहीं था। तो इसलिए हमें क्या करना है, यदि एक पौधा काट रहे हैं हम तो 5 हमें लगाने, अदरवाइज हम ही नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो मैंने जो बोला ना वो इसमें बता भी दिया। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। राइट। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधे CO2 का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? CO2 का अवशोषण करते हैं। वायु का प्रदूषण? नो, वायु का प्रदूषण तो नहीं करते। CO2 का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, फ्री करते हैं, शोर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। ये RAS में 93 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन जो फॉरेस्ट है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कितना उत्पादित करते हैं? मतलब जो अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील में, राइट, साउथ अमेरिका में जो अमेजन का जो जंगल है वो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन अनुमानित करते हैं? राइट, कुल ऑक्सीजन का वर्ल्ड विश्व स्तर पे। तो विश्व स्तर पर वो कुल ऑक्सीजन का 20% अमेजन के फॉरेस्ट अनुमानित कर रहे हैं। पर आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी और जानकार के साथ साथ आपको दुख होगा कि इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से अमेजन फॉरेस्ट जल रहे हैं। आप सोच रहे हो पूरे वर्ल्ड का 20% ये ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। इसको करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि खाना उतना ही चाहिए जितना हमारा पेट डाइजेस्ट करे। अगर हम उससे ज़्यादा खाएंगे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे और जो भोजन है उसका भी नाश होगा। उसी प्रकार हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम डाइजेस्ट कर पाएँ। राइट, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर वो ना बन पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर शॉर्ट नोट बना के पिन कर दूँगी टेलीग्राम पे। राइट, चलिए, मुझे अभी तक सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपको भी थोड़ा बहुत 1% भी नॉलेज गेन हुआ होगा तो मैं काफ़ी खुश और खुद के लिए शुक्रिया फ़ील करूँगी। तो अभी तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम करते हैं अपनी क्लास का दी एंड। राइट।